नमस्कार दोस्तों, आज है 22 दिसंबर और आज से हम मेंस की हिस्ट्री की क्लास चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो मेंस में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना हिस्ट्री के, वो हम रोज़ ख़त्म कर देंगे। जैसे आज हम क्या करेंगे, हड़प्पा सभ्यता, कल हम ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद गुप्त काल, फिर गुप्तोत्तर काल, मौर्य काल। इस तरीके से हम आने वाले 10 दिनों के अंदर, मतलब 10 से 8 दिनों के अंदर एंशिएंट इंडिया और 6-7 दिनों के अंदर हम 6 दिन से कम में मिडाइवल ख़त्म कर देंगे और 7-1 दिन में हम लगभग 7 से 8 दिन में हम मॉडर्न इंडिया ख़त्म कर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सिंधु सभ्यता चालू करते हैं। और मैं फालतू का बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊँगा, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाने वाला हूँ। चलिए, पहला जो 3 मार्कर में आपसे पूछ सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। तो खोज जो करी थी उसका नेतृत्व करा था सर जॉन मार्शल ने। ये एमपीपीएससी के प्री में एक बार पूछ चुका। और किस वर्ष हुई थी, तो 1921-22 में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने करी थी। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज करी थी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला जो आपको ये जो पॉइंट है ना, ये आपको सिंधु सभ्यता से कोई भी सवाल आ जाए, उसके इंट्रोडक्शन में इस चीज़ को तो आपको लिख के आना कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक था। तो 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व तक था, ईसा पूर्व तक था। ये आपको इंट्रो लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है इंट्रो में। अगर आपको ये लिख के जाओगे तो इससे एग्जामिनर के दिमाग पर अच्छा असर पड़ता है कि इसको कम से कम टाइम पीरियड तो पता है कि इसका काल कब से कब तक था। चलिए अब देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है, उत्तर में मांडा जो शहर है उत्तर में, वो चेनाब नदी के किनारे था। मांडा कहाँ पर है, तो मांडा है जम्मू कश्मीर में। फिर पूर्व दिशा में आलमगीरपुर आखिरी शहर था, ये हिंडन नदी के किनारे था और ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। अब देख लेते हैं दक्षिण में सबसे आखिरी शहर दायमाबाद था और ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित था और ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और पश्चिमी सबसे आखिरी स्थल था सुतकांगेडोर, ये दास्क नदी के किनारे था और बलूचिस्तान, वर्तमान बलूचिस्तान में स्थित है। ये आपको प्री में भी पूछ सकता है भैया, क्योंकि जिस तरीके से एमपीपीएससी अपना ट्रेंड बदल रहा है तो ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना प्रबल है। इसके अलावा कुछ प्रमुख स्थल देख लेते हैं हम इससे, मतलब प्रमुख स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के कहाँ कहाँ। तो पहला पंजाब में कौन कौन से, हड़प्पा और रोपड़। ठीक है, फिर आता है सिंध में है मोहनजोदाड़ो में हम देखेंगे स्नानागार मिला है, बृहद स्नानागार, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है और कांसे की नर्तक की मूर्ति। ये 3 पॉइंट आप मोहनजोदाड़ो में लिख के आएंगे। फिर चंदुहाड़ो, आमरी और कोटज्जी, ये शहर सिंध में थे। फिर बलूचिस्तान में क्या क्या है, तो मेहरगढ़ और सुतकांगेडोर। हरियाणा में बनावली और राखीगढ़ी। बनावली से जो मिट्टी का हल मिला है, हरियाणा है तो किसानों की भूमि है। फिर आते हैं राजस्थान में कालीबंगा। तो कालीबंगा से क्या मिला है, एक अग्निकुंड मिला था और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिल गए। फिर आता है गुजरात। तो गुजरात में लोथल है, धोलावीरा है, रंगपुर है और सुतकोटदा है। तो लोथल एक बंदरगाह नगर था, ये याद रखना है आपको। और लोथल से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, ये 2 पॉइंट लिख कर आओगे। फिर आता है धोलावीरा अपनी उन्नत जल निकास प्रणाली के लिए जाना जाता है। यहाँ पर एक स्टेडियम मिला है बड़ा वाला। ठीक है, और सुतकोटदा भी जो है ना एक बंदरगाह नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का। चलिए अब देख लेते हैं जहाँ से 5 नंबर का सवाल बनना ही बनना है। जहाँ से अगर सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ सवाल बनेंगे 5 नंबर में, तो एक तो सामाजिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीय जीवन, इस तरीके के सवाल उससे बनेंगे। तो सबसे पहला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन समझाइए। तो आपको ये पॉइंट इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास 9 लाइन मिलेगी। 9 लाइन में कम से कम आप 6 पॉइंट ही लिख सकते हो। तो अगर आप बहुत सारा कचरा इकट्ठा कर लोगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। तो सिंधु घाटी सामाजिक जीवन की विशेषताएं, पहली विशेषता जो है समतामूलक समाज था। समतामूलक समाज मतलब इनमें ना जाति प्रथा थी, ना छुआछूत के कोई साक्ष्य मिल रहे।
तो आप पहले ऐसे लिखो, समतामूलक समाज डैश ऐसे करके, छुआछूत और जाति प्रथा के साक्ष्य नहीं। दूसरा पॉइंट या विशेषता, बहुप्रजातीय समाज। बहुप्रजातीय समाज से मतलब हो गया यहाँ पर मतलब प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, मंगोलाइड और अल्पाइन इस प्रजाति के लोग रहते थे। ठीक है, जैसे नीग्रो होते हैं, इस तरीके की यहाँ पे कौन कौन सी प्रजाति थी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, मंगोलाइड और अल्पाइन प्रजाति के लोग सिंधु घाटी सभ्यता में रहते हैं। फिर आता है तीसरा विशेषता, क्या हो जाएगी यहाँ पर भैया जो थी वर्ण व्यवस्था भी थी। वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित पर नहीं थी, कर्म आधारित थे। और कौन कौन से वर्ण थे, तो यहाँ पर थे विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये 4 वर्ण थे। चलिए अब देख लेते हैं चौथी विशेषता, वर्गीय विभाजन। वर्गीय विभाजन कैसे बोल रहे हो, तो यहाँ पर जो लोग थे ना 2 वर्गों में विभाजित थे। एक पश्चिमी दुर्ग तरफ रहते थे और एक पूर्वी दुर्ग में रहते हैं। जो पश्चिम में रहते थे प्रशासनिक लोग रहते थे, जो काम वगैरह मतलब राज का शासन संभालते थे। और पूर्वी दिशा में रहने वाले लोग आम जनता थे, जो काम वगैरह करते थे। ठीक है, श्रमिक वर्ग से थे। 5वीं विशेषता क्या हो जाएगी, ये मात्र सत्तात्मक समाज था। कैसे कह रहा है मात्र सत्तात्मक समाज था, क्योंकि यहाँ पे स्त्रियों की मृण मूर्तियाँ बहुत मिली हैं। ठीक है, मतलब स्त्रियों की जो मूर्तियाँ हैं मिट्टी से बनी हुई बहुत मिली है। यहाँ पर हमें बाल विवाह के साक्ष्य नहीं मिलते, पर्दा प्रथा नहीं मिलते, मतलब बहुत प्रगतिशील समाज था उस समय का। छठा पॉइंट लिख के आओगे, क्या विशेषता है इनकी, तो ये उपयोगितावादी समाज है। उपयोगितावादी समाज से मतलब क्या हो गया, जिस चीज़ की उनको उपयोगिता है, जिस चीज़ की ज़रूरत है वही सामान रखते थे वो अपने पास। ऐसा नहीं है कि जैसे आपको एक ही गाड़ी की, एक ही कार की ज़रूरत है लेकिन आप बहुत सारी कार खड़ी कर लोगे, तो ये उपयोगिता नहीं है उसकी। तो क्या हो गया, ये सिंधु घाटी सभ्यता उपयोगितावादी समाज थे। फिर भोजन, तो ये भोजन कौन कौन सा, शाकाहार और मांसाहार दोनों करते थे। फिर आता है मनोरंजन के साधन में क्या जाएगा, नव में, तो मनोरंजन के साधन में ये मतलब मुर्गा लड़वाते थे। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें करते थे, चौपड़ खेलना, पशु पक्षियों को लड़ाना, इस तरीके का। फिर आता है वर्ण व्यवस्था, हमने देख चुके थे। सुशिक्षित समाज, सुशिक्षित समाज कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि भैया इनके पास जो थे ना माप तोल के 16 के मानक, 16 के गुणक में एक मानक बाट हुआ करते थे। ठीक है, लिपि का इनको ज्ञान था, तो इस तरीके से हम बोल रहे हैं सुशिक्षित समाज था। फिर 8वीं विशेषता क्या हो जाएगी, ये शांति प्रिय समाज। शांति प्रिय समाज क्यों है, क्योंकि जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई चालू करी तो हमें कुछ भी ऐसे हथियार नहीं मिल रहे। जब हथियार नहीं मिल रहे तो सीधी सी बात है वो शांति प्रिय, लड़ाई वगैरह दंगों में विश्वास नहीं कर रहे। हमारी सभ्यता की जिस दिन खोज होगी, सोचो 1000 साल बाद अगर हम दब गए तो हमारे पास तो हथियार ही हथियार मिलेंगे, तो क्या बोलेंगे, ये बहुत आक्रामक प्रजाति के लोग थे, लड़ते रहते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता शांति प्रिय समाज था। तो अगर आप यही पॉइंट लिख कर आओगे तो आपको 3 नंबर मिल सकते हैं। समतामूलक समाज, बहुप्रजातीय समाज था, वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण तो थे, कौन कौन से थे, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सुशिक्षित समाज था, क्यों बोला हमने सुशिक्षित समाज था, क्योंकि इनके पास है ना भैया जो मापतोल की एक इकाई थी 16 के मानक में, और लिपि का इनको ज्ञान था। शांति प्रिय समाज था। वर्गीय विभाजन मैंने बता चुका हूँ, आमजन और जो शासक वर्ग था उसमें विभाजित था। मात्र सत्तात्मक समाज था, उपयोगितावादी समाज है। भोजन में क्या क्या, शाकाहार और मांसाहार कर रहे हैं। मनोरंजन के इनके साधन थे मुर्गा लड़ाना, चौपड़ खेलना, इस तरीके की चीज़ें। चलिए निष्कर्ष में आप इसके उत्तर में क्या लिख के आओगे, हड़प्पाई समाज वर्तमान समाज के समक्ष समतामूलक व उपयोगितावादी समाज का आदर्श प्रस्तुत करता है। अगर आपको 11 नंबर का उत्तर लिखना है तो, बाकी अगर आपको एक ही लाइन मिलेगी तो आप क्या लिख के आओगे, इसको इसी तरीके लिख सकते हो, वर्तमान समाज के समक्ष समतामूलक व उपयोगितावादी समाज का आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। चलिए दूसरा देख लेते हैं अपन। अगर वो सिंधु घाटी समाज के आर्थिक जीवन पूछ ले, ठीक है, अगर वो आर्थिक जीवन पूछ ले तो क्या लिखोगे आप। पहला, उस दौर में हम जानते हैं कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, व्यापार, मापतोल की इकाई, इस तरीके के हम 7 से 8 पॉइंट देखने वाले। पहला जाता है कृषि। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो कृषि थी ना बहुत विकसित अवस्था में थी, बहुत अच्छी थी। क्यों थी, हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता एक नदी घाटी सभ्यता थी जो नदियों के किनारे बसी थी।
और जो कृषि होती थी उसका जो अधिशेष बचता था वो अन्नागारों में सेव करके रखा जाता था। जैसे आज हम जो अनाज पैदा करते हैं उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है FSSAI, मतलब बड़े बड़े गोदामों में सेव कर रख रहा है कि कल को अगर अकाल आ जाए तो हम अपनी जनता को खिला सकें। तो विकसित अवस्था में थी कृषि का अधिशेष अन्नागारों में सुरक्षित रखा जाता था। ये 2 पॉइंट आप लिख कर आ जाओगे। फिर आता है पशुपालन। कृषि के आर्थिक जीवन में दूसरा पशुपालन। तो पशुपालन में कुबड़ वाला सांड पालते थे, भैंस पालते थे, बकरी पालते थे और भेड़ पालते थे। ठीक है भाई साहब, अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं कुछ ज़्यादा लिखवा दूँ, ज़्यादा चीज़ें बता दूँ, तो वो एग्ज़ाम में काम नहीं आएगी। आपको सिर्फ इतने ही पॉइंट लिखना है क्योंकि आपके पास अब स्पेस बहुत ही कम है। तो दिमाग में फालतू की चीज़ें नहीं डालना है, काम की चीज़ें ही लिखना है। तीसरा पॉइंट, वाणिज्य एवं व्यापार। तो जो वाणिज्य व्यापार था सिंधु घाटी सभ्यता का, एक तो आंतरिक व्यापार था और एक बाह्य व्यापार था। आंतरिक से मतलब क्या होगा, जैसे कि ये अगर इंडिया है तो राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, इस तरीके का, तो राजस्थान और कर्नाटक। फिर बाह्य में क्या हो गया, मेसोपोटामिया और फारस से इनका व्यापार होता था। राजस्थान और कर्नाटक से सोना बुलवाते थे, मेसोपोटामिया वगैरह से महंगी चीज़ें जैसे लार्ज बर्थ पत्थर हो गया। ठीक है, चलिए अब अगर ये व्यापार कर रहा है तो इनके पास कोई मापतोल की इकाई भी होगी भैया। तो मापतोल की इकाई क्या होती थी, 16 के गुणक का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और मोहनजोदाड़ो से हमें सीप का बाट मिला, सीप से बना हुआ बाट, जैसे आज हम बाट का यूज़ करते हैं ना उस तरीके का। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि आज भी हम है ना 16 के गुणक का प्रयोग करते हैं बाट बनाने में, नापने में, तोलने में। ठीक है, अगर अब सब व्यापार वगैरह हो रहा तो कुछ यातायात के संचार के साधन भी रहे होंगे। तो यातायात और संचार के साधन में आंतरिक और बाह्य। तो आंतरिक में हम ये क्या यूज़ करते थे, ये लोग बैलगाड़ी और ठेलगाड़ी। और बाह्य में क्या यूज़ करते थे, नाव। ठीक है, नाव कहाँ से जाते, तो मैंने अभी शुरू में बताया था 2 बंदरगाह थे, एक तो लोथल बंदरगाह था और दूसरा क्या था, सुत्तकोटदा। तो बस आपको इतना लिख के आना। आंतरिक व्यवहार संचार के साधन में क्या हो गया, बैलगाड़ी और ठेलगाड़ी, और बाह्य में लिखे आओगे नाव, बंदरगाह लोथल और सुत्तकोटदा। चलिए शिल्प एवं उद्योग। तो शिल्प एवं उद्योग से क्या हो जाएगा, हम जानते हैं मोहनजोदाड़ो से वस्त्र उद्योग के साक्ष्य मिले। इसके अलावा सीप, हाथी दांत, गोमेज से वस्तु निर्माण किया जाता था। तीसरा, चंदूहड़ों से लिपस्टिक बनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। अंतिम पॉइंट लिख के आओगे कि ये इकोनॉमिक्स तो कर रहा है लेकिन ये कैसे बेचते थे, तो नोट वगैरह तो नहीं थे। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित आर्थिक व्यवस्था थी। मतलब जैसे कि मैं आपको गेहूं दूं, बदले में आप मुझे चावल दे दो, एक दूसरे की ज़रूरत के आधार पर। तो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। निष्कर्ष, नगरीय सभ्यता का मुख्य आधार आर्थिक संपन्नता थी। ठीक है, बहुत पैसा वगैरह था, पैसा जब आता है तो देश बहुत अच्छा हो जाता है। चलिए, तो हमने क्या क्या देखा, व्यापार में कृषि है तो कृषि के लिए पशुपालन चाहिए, क्योंकि आप बैलगाड़ी को ठेलोगे तो किससे, तो बैल चाहिए। फिर कृषि हो गई, पशुपालन हो गया। कृषि विकसित अवस्था में तो उसका व्यापार करोगे, बेचोगे। बेचने के लिए आपको क्या चाहिए भैया, मापतोल की इकाइयाँ चाहिए। मापतोल की इकाई आ गई आपके पास। भेजना भी है आपको, यातायात चाहिए। फिर शिल्प एवं उद्योग हो गया। और अंत में क्या जाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली, अगर बेच के आपको क्या मिल रहा है। चलिए अब अगला देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन। उनका मतलब उनकी धार्मिक जीवन कैसा चल रहा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक लौकिक सभ्यता थी। बस इतना लिख के आओगे, सिंधु घाटी सभ्यता लौकिक सभ्यता। कैसे, लौकिक का मतलब होता है उन्हें भैया इसी धरती की चिंता थी, उन्हें स्वर्ग नरक में विश्वास नहीं था। जो कुछ होना है वो इसी धरती पर होना है। फिर मातृ देवी के उपासक, मैंने बताया ना कि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ मिली है जो मातृ शक्ति की है। एक हड़प्पा से मूर्ति मिली थी जिसके गर्भ से, स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। तो इसके आधार पर हमने बता दिया कि भैया ये पृथ्वी पूजक और मातृ देवी के पूजक हैं। दूसरे पाशुपति शिव के पूजक, मोहनजोदड़ो से एक पाशुपति शिव की मूर्ति मिली है। ठीक है, तो इसको बस इतना ही लिखे आना, पाशुपति शिव के पूजक। जल पूजक के साथ जो हमें मिल रहा है,
साक्ष्य मिलता है। जल पूजा से कैसे बोल रहे हैं कि मोहनजोदाड़ो से बृहद स्नानागार मिला, एक बहुत बड़ा मतलब स्नानागार, जैसे कि आज छोटे छोटे हम तालाब समझ लो, इस तरीके के स्नानागार मिले। तो इससे ये साक्ष्य मिल रहा है कि यहाँ पर ये लोग जो है ना पूजा करने आते थे जल की, जैसे आज हम नदियों की पूजा करते हैं ना, गंगा नदी, नर्मदा नदी की, इस तरीके से। फिर आता है योनि पूजा। योनि पूजा और लिंग पूजा के साक्ष्य मिल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, वो एक मोहर से स्त्री के योनि से एक पौधा निकल रहा है, तो उससे हमें मिल रहा है कि साक्ष्य मिल रहा है। फिर अग्नि वेदिकाएँ, मैंने बताया था जैसे अग्नि वेदिकाएँ मिल रही थी, लोथल वगैरह से अग्नि वेदिकाएँ मिली। हम आज भी जानते कि हम ऐसी अग्नि वेदिकाएँ बनाते जिसमें हवन करते हैं ना, उस तरीके के साक्ष्य भी धार्मिक जीवन में यहाँ से मिल रहे हैं। फिर इसके अलावा वो लिंग पूजा करते थे, वृक्ष पूजा करते थे, वृक्ष में जैसे पीपल हो गया, इस तरीके की पूजा में वो करते थे। फिर 8वां पॉइंट क्या लिख के आओगे आप कि इनकी प्रेतवाद की अवधारणा में विश्वास था, जैसे आज भी हम लोग करते हैं ना प्रेतवाद का। और 9वां पॉइंट आप लिख सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे ये स्वास्तिक हो गया, इस तरीके का स्वास्तिक चिन्ह का यूज भी है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। चलिए अब देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, जो कि भैया यहाँ से सवाल बन सकता है। तो सबसे पहली विशेषता, तो पहली विशेषता जो थी सिंधु घाटी सभ्यता की, नगर विभाजन। तो जैसे कोई भी टाउन होता है, कस्बा होता है, उसका डिवीज़न कर दिया था उन लोगों ने। तो पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, ये दो भागों में विभाजित था। पश्चिमी टीला में क्या होता था, ये जो जैसे ये घर है, तो ये रक्षा प्राचीर से घिरे रहते थे, दुर्गों से घिरे रहते थे। तो पश्चिम में क्या होता था कि प्रशासनिक लोग, राजा टाइप के जो लोग हैं, अन्नागार वगैरह, जो जहाँ पर अनाज सुरक्षित रहता था, पश्चिमी टीले में प्रशासनिक लोग रहते थे। पूर्वी टीला जो है ना भैया, ऐसा खुला था यहाँ पे, ठीक है। हम देखते मुगल काल में भी कुछ इसी तरीके रहता था। और पूर्वी टीले में कौन रहते थे, श्रमिक लोग रहते थे, आम जनता रहती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सड़कें, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें थी प्रायः कच्ची थी, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी और एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। समझ लीजिए, ये पूर्व से पश्चिम जा रही और उत्तर से दक्षिण आ रही, और ये एक दूसरे को यहाँ पर समकोण पे काट रही, ऐसे करके, इस तरीके से। जैसे आप इंदौर जाओगे ना, तो इंदौर में इस तरीके से ए बी रोड ये जा रहा और ये रिंग रोड जा रहा, बीच में बहुत सारे MR9 MR10 इस तरीके की सड़कें एक दूसरे को ग्रिड पर काट रही। इसी तरीके से आप जयपुर जाओगे तो जयपुर में जब आप वो महल के ऊपर खड़े होते हो तो आपको जयपुर बिल्कुल ऐसा कटा हुआ दिखता है सड़कों के माध्यम से, ठीक है। फिर इसके अलावा ग्रिड पद्धति पर उनकी नाली व्यवस्था थी, ठीक है। वहाँ पर नाली वगैरह हर घर के सामने से ऐसी जा रही है, ठीक है। और वो ग्रिड पर ऐसे करके, ग्रिड में, इसी को ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। ढक्कन युक्त मेन होल थे, जैसे आप देखोगे आज की जो कॉलोनी की सड़कें होती उसमें ऐसा गोल डब्बा लगा रहता है जिसके अंदर से ड्रेनेज सिस्टम जा रहा होता है, तो उससे आप उठा के कचरा निकाल रहे तो उसको मेन होल बोलते हैं। तो वो ढके हुए रहते थे, ऐसे नहीं आज की तरीके के लोग। आज के मेन होल कैसे रहते हैं, कई बार बच्चे गिर जाते हैं बारिश के अंदर क्योंकि वो ढके नहीं रहते थे। फिर 5वां पॉइंट, भवन। सिंधु घाटी सभ्यता के भवन कैसे थे, तो भवन प्रायः द्विमंजिली, मतलब 2 मंजिल तक के मकान बना रहे थे और पक्की ईंटों से बने होते थे। इनके आंगन में एक कुआं भी हुआ करता था पानी के लिए, ये याद रखना। और घर का पानी निकालने की नाली से इनका अटैच था। फिर अंतिम आ जाता है, एक सार्वजनिक स्नानागार हुआ करता था, जैसे मोहनजोदाड़ो में से हमें इसकी प्राप्ति हुई है। फिर आ जाता नगर नियोजन में कुछ विशिष्ट भवन। कौन कौन से भवन हो गए, जैसे विशाल अन्नागार कहाँ से मिला, हड़प्पा से। ये क्या हुआ करता था, ये राजकीय भंडार गृह था, जैसे आज भी बहुत सारे गोदाम बनाती ना सरकार, उस तरीके से कि आपातकाल के लिए। तो विशाल अन्नागार कहाँ मिला, हड़प्पा में। विशाल जलाशय धोलावीरा से मिला था, ठीक है। शिलाओं को काटकर बनाया गया था ये विशाल जलाशय। और अंतिम विशाल स्टेडियम, ये भी धोलावीरा से मिला। चलिए ये हो गया, देख लीजिए
तो हमने क्या लगा, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन में देखा, सबसे पहले नगर विभाजन पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले में बटा हुआ है। सड़कें देखी, सड़कें जो प्रायः कच्ची है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर एक दूसरे को समकोण पर काट रही है। फिर हमने देखा तीसरी विशेषता क्या हो गई इनकी नगर नियोजन की, कि भैया इनके पास तो नाली की व्यवस्था भी थी। फिर नाली है तो ढक्कन युक्त मेल हो, जो मेन होल है जिससे इंसान ड्रेनेज में जाकर कचरा निकाल सकता है, वो ढके हुए थे। फिर इनके भवनों की विशेषता, बिल्डिंग वगैरह कैसे थी, तो 2 मंजिल बिल्डिंग बनाते थे और पक्की ईंटों से बनाते थे। इनके घरों के अंदर कुएं थे और पानी की निकास की व्यवस्था थी। और छठा, सार्वजनिक स्नानागार था, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। चलिए अब देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की कला, इनकी कला में क्या क्या था। तो सबसे पहले आ जाता है स्थापत्य कला। सुनियोजित भवन, हमने देखा कि भैया इस तरीके से घरों के मतलब सड़कों के किनारे ऐसे घर बने होते थे और दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, ठीक है। सुनियोजित भवन और नगर निर्माण। दूसरा, सार्वजनिक महत्व के बृहत स्नानागार और अन्नागार बनाए इन्होंने, मैंने अभी आपको बताया मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ स्नानागार। और मकानों में पानी निकास की व्यवस्था थी। तो स्थापत्य कला में ये 3 पॉइंट आप लिख के आओगे बस। चलिए आगे देख लेते हैं इनकी मूर्ति कला। तो मूर्ति कला में क्या हो रहा, तो ये 2 प्रकार की मूर्ति बनाते हैं, एक धार्मिक मूर्तियाँ और एक सामान्य मूर्ति। तो धार्मिक मूर्ति में क्या क्या मिला, हड़प्पा से प्राप्त योगी की मूर्ति, बहुत ध्यान लगा के बैठा है भैया, ठीक है। फिर मोहनजोदड़ो से काशी की नर्तकी की मूर्ति और कुबड़ वाला बैल। सामान्य मूर्ति में क्या हो गया, बैलगाड़ी मिल गई, पशु पक्षी नदी पशु पक्षी जानवर, इस तरीके की सामान्य मूर्तियाँ भी मिली है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट कला में, ये मटके वगैरह भी बनाते थे, मृदभांड। और मटकों वगैरह पे क्या होता था, लाल रंग से पुते बर्तन पर काली रेखाओं से चित्र बनाए जाते थे। जैसे आज का मटका हमने देखा लाल रंग का होता है, तो उस पर काले रंग की रेखाएं खींच दी जाती थी इस तरीके की, और ये आपको लिख कर आना है। दूसरा, ये हाथ व चाक से बने होते हो, चाक देखा ना आपने, जो गोल गोल घूमता है कुम्हार के यहाँ, तो उसे चाक बोलते हैं। तो मृदभांड हो गया। फिर चित्रकला, इनकी चित्रकला कैसी थी, तो लोथल में चालाक लोमड़ी की चित्रकला के हम देखते हैं, ठीक है। बस इतना लिखना है आपको, चित्रकला के साक्ष्य लोथल में चालाक लोमड़ी की एक चित्रकला। धातु कला में ये लोग चांदी तांबे के आभूषण का निर्माण करते थे। मैंने आपको बताया था ये लार्जवर्थ पत्थर बुला रहे थे कहाँ से, मेसोपोटामिया से, चांदी बुला रहे थे यहाँ से राजस्थान वगैरह से, तो उनका आभूषण का निर्माण करते थे। चलिए ये हो गया आपकी कला सिंधु घाटी सभ्यता की। अब देख लेते हैं सिंधु सभ्यता का राजनीतिक जीवन कैसा था, उनका प्रशासनिक स्वरूप कैसा था, ठीक है। तो सबसे पहले जाता, इसके बारे में क्या हो गया कि आपको पता तो है नहीं कि भैया वो कैसे रहते थे, कोई ऐसे साक्ष्य भी नहीं छोड़ के गए, तो आप एक अजम्पशन बना के चल रहे हो। तो इसके बारे में सबसे पहला अजम्पशन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में केंद्रीय शासन था। आप ये बात कैसे कह रहे हो, क्योंकि जितने भी शहर है ना, वो सबकी इमारतें, सड़कें, मृदभांड और लिपि में एक रूपता है, वो सब के सब है ना लगभग एक जैसे दिख रहे हैं। हड़प्पा में जो नगरीय नियोजन है, मोहनजोदड़ो का नगरीय नियोजन है, एक सा है। तो इस आधार पर हम क्या बोल रहे हैं कि भैया वहाँ पे केंद्रीय शासन है। जैसे कि आज अगर मैं बोलूँ तो केंद्रीय शासन, जैसे पूरे देश में जीएसटी एक सा हो गया भैया, तो आप क्या बोलोगे, भारत में केंद्रीय शासन था, ठीक है। चलिए फिर आता है अगला पॉइंट, फिर हम बोल रहे हैं पुरोहित शासन रहा होगा। और ये पुरोहित शासन की बात कौन ने करी, एलबासम ने करी। तो अगर आप ये इतिहासकार का नाम लिख कर आ जाओगे तो एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो पुरोहित शासन कैसे बोल रहा, क्योंकि मेसोपोटामिया में भी पता पुरोहित शासन था। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा भैया बलूचिस्तान से एक प्राप्त टीला हुआ, और टीले की तुलना एलबासम ने कर दी कि भैया ये जो टीला है ये मंदिर है। लेकिन आगे चल के इतिहासकार बोलते भैया सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी मंदिर के साक्ष्य नहीं है। तो इसके आधार पर ये पुरोहित शासन वाला कट जाता है, लेकिन आपको लिख कर आना है। फिर एक बोल सकते हैं जनतांत्रिक पद्धति थी, और जनतांत्रिक पद्धति कौन बोल रहा है, हेक्टर और मे के इतिहासकार जनतांत्रिक पद्धति का समर्थन करते, लेकिन इसके भी हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलते। अंतिम वणिक वर्ग का शासन रहा होगा, और ये बात किसने कही, आर.एस. शर्मा ने। और इनका आधार क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीकृत सभ्यता थी,
और नगरीकृत सभ्यता का मुख्य आधार क्या होता है? वाणिज्य तथा व्यापार। जो वाणिज्य तथा व्यापार, जिनके पास पैसा होगा, सीधी सी बात है उनकी ही चलती होगी, उनकी ही प्रशासन में चलती होगी। तो इस आधार पर मान लिया कि बड़े वर्ग का राजनीतिक वो था, वर्चस्व था। चलिए फिर सबसे आखिरी में देख लेते सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हो गया। तो सिंधु सभ्यता के पतन से संबंधित दो सिद्धांत थे। एक है आकस्मिक पतन, अचानक से खत्म हो गया, और दूसरा सिद्धांत क्या बोलता है? क्रमिक पतन। तो चलिए आकस्मिक पतन में पहला पॉइंट आर्य आक्रमण। आर्य आक्रमण मतलब इंद्र वगैरह, ठीक है। तो आर्य आक्रमण से संबंधित जो इतिहासकार समर्थक है, समर्थन गॉर्डन चाइल्ड, मार्टिन व्हीलर, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या तर्क दिए कि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया। पुरंदर मतलब दुर्ग को नष्ट करने वाला। फिर इसी तरह ऋग्वेद में इंद्र को बांधों को तोड़ने वाला कहा गया। दोनों चीज़ क्यों बोली भैया, मैं समझा देता हूँ। हमने देखा था पश्चिमी टीला दुर्गों से घिरा हुआ था ऋग्वेदिक सिंधु घाटी सभ्यता का। तो हम मान के चल रहे हैं कि इंद्र ने इन्हें भी तोड़ दिया। हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नदी घाटी सभ्यता थी, यहाँ पर बांध थे। तो ये इंद्र ने बांधों को तोड़ने वाला कहा है। तो इस आधार पर मानते हैं कि इंद्र आया और इंद्र ने सिंधु घाटी सभ्यता को तहस नहस कर दिया। और एक और चीज़, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कंकाल पर शस्त्रों के घाव मिले। जब हमने मोहनजोदाड़ो में खुदाई चालू करी तो वहाँ पे कुछ नर कंकाल मिले, उन पर धारदार शस्त्रों के घाव मिले। तो इस आधार पे मान के चल रहे हैं कि कोई आक्रमणकारी आया होगा और उसने इस सभ्यता का नाश कर दिया। लेकिन इन सब बातों की कुछ सीमा है। क्या क्या? कि नर कंकाल अलग अलग कालखंड से, जो मोहनजोदाड़ो से जो नर कंकाल मिले वो बहुत अलग अलग टाइम पीरियड के। तो ये वाला तर्क आपका कट गया। फिर वैदिक आर्य और हड़प्पा सभ्यता में लगभग 250 वर्ष का अंतर है। कैसे बोल रहा हूँ कि हड़प्पा सभ्यता कब खत्म हो गई थी? मैंने बताया 1750 में हड़प्पा सभ्यता खत्म हो जाती। और आर्य कब आए? तो आर्य आए थे 1500 के आसपास आर्य आए थे। तो दोनों बीच में 250 साल का अंतर। तो कैसे मान ले भैया आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता का खत्म करा। तो चलो आर्य आक्रमण के बाद दूसरा क्या लिख के आओगे आप कि भैया बाढ़ से खत्म हो गई होगी सिंधु घाटी सभ्यता। तो बाढ़ के बारे में कौन ने बोला? तो जॉन मार्शल और मेके ने इस बात को बोला। तो सिंधु घाटी सभ्यता, नदी घाटी सभ्यता का विनाश बाढ़ ने करा। तीसरा पॉइंट बोलेंगे नदी मार्ग ने परिवर्तन कर लिया होगा। और इस बात को कौन बोल रहा है? माधव स्वरूप वत्स और डेल्स। क्योंकि हम जानते हैं नदियों के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी। अब सोच लो आज यहाँ से नदी बह रही है और कल से यहाँ से बहने लग जाए तो ये लोगों की तो कृषि वगैरह सब खत्म। चलिए चौथा कैसे खत्म होगी? जल प्लावन और विवर्तनीय विक्षोभ। ठीक है, क्या हुआ होगा कि भूकंप टाइप की कोई चीज़ आ गई होगी, धरती ऊपर उड़ गई होगी। ठीक है, जैसे या ऊपर उड़ गई और नीचे रिफ्ट वैली बन गई हो अचानक से। तो उससे क्या होगा कि जो बांध वगैरह है वो अपने आप टूट गए होंगे। और बांध टूट गए तो पानी चला गया तो कृषि खत्म। ठीक है, फिर अंतिम बोल रहा है कि जल की कमी हो गई होगी भैया। तो जल की कमी के लिए कौन बोल रहा है? अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल इस बात का समर्थन कर रहे हैं। फिर आता है क्रमिक पतन का सिद्धांत। तो क्रमिक पतन के सिद्धांत में ये लोग मान के चले कि एकदम से कुछ खत्म नहीं होता भैया, धीरे धीरे खत्म हुआ होगा। तो पारिस्थितिकी असंतुलन, तो इसका समर्थन करा फेयर सर्विस ने। तो वन संसाधन का इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने बहुत ज़्यादा दोहन कर लिया होगा। अब वन संसाधन का अधिक दोहन होगा तो वर्षा, जल, तापमान में परिवर्तन हो जाएगा। और इससे क्या होगा? जनसंख्या एक जगह से दूसरी जगह जाने लगेगी। सोच के देखो कि आज जादूगोड़ा में क्या होगा? कोयले का सबसे ज़्यादा खनन हो जाए, ठीक है, वहाँ से पेड़ वगैरह ख़त्म हो जाए, अब वहाँ पे बारिश वगैरह होने लगे, बाढ़ आने लगे, तो जादूगोड़ा के लोग क्या हो गया आएंगे यहाँ से निकल के शायद रांची चले जाएँ, झारखंड में कहीं और चले जाएँ, उड़ीसा चले जाएँ, कुछ ऐसी जगह भटक जाएंगे। और उससे क्या होगा? जादूगोड़ा की जो सभ्यता है वो ख़त्म हो गई। इसमें एक चीज़ और लिख के आ सकते हो कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो उत्पादन के अधिशेष और वाणिज्य व्यापार पे डिपेंड थी। अब सोच के देखो इन तीनों में से कुछ भी एक थोड़ा सा भी डगमगा जाए ना
तो सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगी खत्म। सोच के देखो, उत्पादन में कमी आ जाए, उत्पादन में कमी आ गई तो अधिशेष कम हो जाएगा, ठीक है, खाने की कमी बढ़ जाएगी और बेचने की कमी बढ़ जाएगी। जब वाणिज्य और व्यापार कम हो जाएगा तो खत्म, क्योंकि वाणिज्य व्यापार कहाँ हो रहा था, नगरों में, और जैसे ही नगर खत्म हुए सब कुछ खत्म। चलिए, तो ये हो गया अपना, यहाँ पर उनका पतन हो गया। अब सबसे आखिरी पॉइंट देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की वर्तमान को देन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता ने हमें क्या देकर गए। तो सबसे पहले जिसका यूज़ हम आज कर सकते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने नगर नियोजन दिया है सिंधु घाटी सभ्यता ने, कि नगर कैसे बनाओगे भैया, आप नाली वगैरह रखो अपने नगरों के अंदर, ढक्कन युक्त मेन होल का यूज़ करो, ठीक है, इस तरीके घर में कुएं रखो, घर का पानी निकालने की व्यवस्था हो। तो इस तरीके से नगर नियोजन को आप स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जोड़ सकते हो। करेंट का लिख के आओगे, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। दूसरा, समतामूलक समाज। आज हमारे समाज के अंदर जाति प्रथा है, छुआछूत है, एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पर्दा प्रथा हमारे देश में, ठीक है। तो एक समतामूलक समाज का हम सिंधु घाटी सभ्यता से सीख सकते हैं। तीसरी क्या चीज़ सीखोगे, शांति प्रिय समाज। इजराइल और फिलिस्तीन का लड़ाई चल रही, रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही, अमेरिका ने नागासाकी पर बम फेंक दिया, तो हम लोग आज के समाज क्या है, हिंसक समाज। वो लोग शांति प्रिय समाज थे, तो भी उनकी नगरीय सभ्यता कितनी उच्च किस्म की थी, वो विदेशों में से व्यापार वगैरह कर रहे थे, ठीक है। फिर चौथी चीज क्या सीख सकते हो, कृषि अधिशेष का अन्नागार में सुरक्षित रखना। ये तो हम सीख चुके हैं, हम देख रहे हैं गोदाम वगैरह बना रखे भारत सरकार ने बड़े बड़े, जिसमें अन्न को सेव किया जा रहा है। फिर धार्मिक देन उन्होंने क्या दिया हमको, तो धार्मिक देन जो हम आज यूज़ कर रहे हैं, वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, स्वास्तिक आज हमारे पास है, ठीक है, ये स्वास्तिक हो गया। इसको जरा सा टेढ़ा कर दोगे तो हिटलर भैया ने इसका यूज़ करके न जाना कितना कत्लेआम करा। लिंग और योनि की पूजा भी आज हम कर रहे हैं। फिर छठा क्या है आज की देन उनको प्रसाधन, मतलब मेकअप के साधन, तो मेकअप वो लोग भी करते थे। आभूषण हम देख चुके हैं, आभूषण पहनते थे, लेप लगाते थे चेहरे के ऊपर, और लिपस्टिक तब की देन है, याद रखना, आज की नहीं है। लिपस्टिक सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। फिर अगला आ जाता है वाणिज्य एवं व्यापार। तो वाणिज्य व्यापार में उन्होंने क्या दिया कि वर्तमान मानक बाट भी 16 के गुणक के अनुपात में है, ठीक है। तो ये हो गया वाणिज्य व्यापार। तो भैया सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती थी वो मैंने पढ़ा दी, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सिंधु घाटी सभ्यता आज आपकी ख़त्म हुई। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसके इम्पोर्टेंट नोट्स बना लोगे, और कल हम देखने वाले हैं ऋग्वेदिक काल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइए। धन्यवाद।